हेलो एंड वेलकम टू द राइट प्लेस। आज हम गवर्नमेंट स्कीम्स की ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम सारी गवर्नमेंट स्कीम्स को पढ़ेंगे, मिनिस्ट्री वाइज पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे उससे प्री में क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हम उन्हें मेंस में यूज़ कर सकते हैं अगर मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए या फिर इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अप्रोच कि हम कैसे ये पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको मिनिस्ट्री वाइज पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मिनिस्ट्री से भी आते हैं। तो कई बार लोगों को मिनिस्ट्री ही क्लियर नहीं होती कि कैसे काम करती है, उसके अंदर कौन कौन से ऑफिसेज होते हैं, कौन कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होती हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं। और लास्ट ईयर का पेपर देखते हुए ये चीज़ तो समझ आ गई है कि थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और हर चीज़ कवर करनी पड़ेगी क्योंकि ऑप्शंस वो ऐसे बनाते हैं आप लोग नहीं छोड़ सकते एक भी चीज़। दूसरा, हम इसमें लिंकेजेस क्रिएट करेंगे स्कीम्स को पढ़ते टाइम और एक मेमोरी बिल्ड करेंगे क्योंकि स्कीम्स इतनी सारी हैं और इतनी कंफ्यूजिंग हैं और बहुत कई सारे नाम तो सेम होते हैं। जैसे बहुत सारी मानधन स्कीम्स हैं, बहुत सारी और भी स्कीम्स हैं जो सेम होती हैं या सुनने में सेम होती हैं, या फिर एकदम से कोई अगर स्कीम का नाम ले देता है तो वो क्लिक नहीं करती कि ये स्कीम किस बारे में है, क्या है। तो वो मेमोरी बिल्ड करनी ज़रूरी है। अगर वो नहीं होती है तो प्री में तो वो डिफ़िकल्ट होता ही है कि आंसर कैसे निकालें, वो मेंस में भी डिफ़िकल्ट होता है। कई बार हम अपने बहुत सारे मार्क्स जो फेच कर सकते हैं ईजिली वो लूज़ कर देते हैं क्योंकि हमने स्कीम मेंशन नहीं करी। थर्ड, हम इनके कुछ PYQs देखेंगे अगर आए हैं तो, और देखेंगे कि हम उनको मेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्कीम। तो 2 टाइप की स्कीम होती हैं, पहला है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और दूसरा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती हैं वो 100% फंडेड होती हैं बाय यूनियन, यानी कि सारा पैसा उसमें यूनियन गवर्नमेंट देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यूरिया सब्सिडी की स्कीम है, MDR सब्सिडी की स्कीम है। सेकंड, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं वो भी 2 टाइप की होती हैं, एक है कोर ऑफ द कोर और एक है कोर स्कीम्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले हम देखते हैं कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स कौन सी होती हैं। ये वो होती हैं जिसमें 100% पैसा यूनियन नहीं देता है, दे आर नॉट 100% फंडेड बाय द यूनियन। इनमें रेशोज़ होते हैं और वो रेशोज़ डिवाइडेड होते हैं स्टेट्स कौन सा है उसके बेसिस पे। जैसे 60-40 एक डिफ़ॉल्ट रेशो है, लेकिन बहुत सारे जो स्पेशल स्टेटस वाले स्टेट्स होते हैं उनके यहाँ पे रेशो 90:10 का होता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हो गए या फिर हिली स्टेट्स हो गए तो उनमें ये रेशो होता है। अब कोर ऑफ द कोर में हम कैसे याद रखें कौन सी स्कीम कौन सी है, तो कोर ऑफ द कोर में ये 6 स्कीम्स हैं, ये आप याद कर लेना। इससे अलग जितनी भी स्कीम होंगी वो सारी कोर होंगी अगर वो सेंट्रली सेक्टर नहीं है तो। फॉर एग्ज़ाम्पल मनरेगा स्कीम, ये नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम स्कीम जो है ये एक एक्सेप्शन है यहाँ पे कि ये आती है कोर ऑफ द कोर में, लेकिन ये 100% फंडेड होती है बाय यूनियन। थर्ड स्कीम अम्ब्रेला स्कीम है माइनॉरिटीज़ के लिए, अम्ब्रेला स्कीम है वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए, अम्ब्रेला स्कीम है SC के लिए और ST के लिए। यानी कि 4 स्कीम्स, इनमें सिर्फ अम्ब्रेला स्कीम है, ये ऐसे इजीली याद हो जाएगा, और एक मनरेगा है और एक NSOAP है जिसमें ये एक्सेप्शन है। ये सारी कोर ऑफ द कोर स्कीम है। फिर है कोर स्कीम्स, फॉर एग्ज़ाम्पल PMJ या स्मार्ट सिटी, कोई भी और बाकी स्कीम्स जितनी बची वो सारी कोर स्कीम्स में आती हैं। ठीक है, तो ये ओवरव्यू है कि स्कीम्स कितने टाइप की होती हैं, कैसी होती हैं, क्या होती हैं, ताकि हमें थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो जाए। अब हम शुरू करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी स्कीम्स हैं और एग्रीकल्चर अलग से मेंस में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जिसमें हमें ज़रूरत पड़ती है इन स्कीम्स की, और ये इम्पॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले हम मिनिस्ट्री देखते हैं। इस मिनिस्ट्री के अंदर 2 डिपार्टमेंट हैं। डिपार्टमेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं टू अंडरस्टैंड द मिनिस्ट्री। पहला है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। यानी एक डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर की एक्चुअल चीज़ें देखेगा और एक उसके बारे में रिसर्च रिलेटेड चीज़ें देखेगा। अब डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, वो कौन सी होती है, पहला है कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड। ये कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी किस मिनिस्ट्री के अंदर है या वो स्टैट्यूटरी बॉडी है या नहीं है, इस टाइप से आते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NCDC और प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज़ एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी।
दूसरा है अटैच्ड ऑफिस, वो है नेशनल रेन फेड एरिया अथॉरिटी। अटैच्ड ऑफिस क्या होता है, जो मिनिस्ट्री होती है उसी के अंदर अटैच्ड ऑफिस भी होता है और उसी से लगा हुआ ऑटोनॉमस बॉडी भी होती है। अटैच्ड ऑफिस जो होता है उसके पास डे टू डे अपनी ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस होती है, यानी कि मिनिस्ट्री हर बार नहीं पूछता जाके तुम क्या काम कर रहे हो, क्या क्या काम नहीं कर रहे। उनके पास फंक्शनल ऑटोनॉमी होती है, बट पैसा उनको मिनिस्ट्री ही देती है। जो ये ऑटोनॉमस बॉडी होती है इनके पास दोनों टाइप की ऑटोनॉमी होती है, यानी कि इन लोगों को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी होती है और इन लोगों को फंक्शनल ऑटोनॉमी भी होती है, यानी इनको पैसा भी मिनिस्ट्री नहीं देती। ठीक है। फिर है CPSE यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, यानी जो पब्लिक कंपनीज होती हैं वो इसके अंडर आती है। नेशनल सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड, और ऑटोनॉमस बॉडी है NAFED, और बहुत सारी हैं एक्सेट्रा, पर जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने लिख दिया है। फिर जो डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर रिसर्च का, उसमें एक इम्पॉर्टेंट ऑटोनॉमस बॉडी है। बॉडी इम्पॉर्टेंट है ICAR, लेकिन वो ऑटोनॉमस है, ये चीज़ मैंने यहाँ लिख दी है। अब आगे चलते हैं। इसी से रिलेटेड एक PYQ है जो आया हुआ है। क्वेश्चन है कि कोयर बोर्ड इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी फंक्शनिंग अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये कोयर बोर्ड है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर होगा। कोयर का मतलब होता है कोकोनट। तो कई सारे बोर्ड ऐसे होते हैं जो हमें सुनने में लगता है, जैसे एक जूट बोर्ड भी है, टी बोर्ड भी है, सुनने में लगता है कि यार ये ना एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर होंगे, पर हमने अभी देखा कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर सिर्फ कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है। तो इसका आंसर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर तो नहीं होगा, इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ MSME। अब हम सबसे पहली स्कीम देखते हैं अपनी, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं NAMIO OP। यानी कि जो पाम ऑयल है उससे रिलेटेड स्कीम है कि हम उसकी प्रोडक्शन कैसे इंडिया में बढ़ाएं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका टाइप, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का क्या मतलब है कि इसका पैसा 100% यूनियन नहीं देगी, ये रेशोज़ में डिवाइड होगा। ठीक है। इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं? ऑब्जेक्टिव हैं कि टू रिड्यूस एडिबल ऑयल इंपोर्ट, यानी जो हम एडिबल ऑयल इंपोर्ट इतना ज़्यादा कर रहे हैं उसको रिड्यूस करने के लिए। एंड मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट, यानी इंडिया खुद से अपना जो भी नीड है ऑयल की वो प्रोड्यूस कर सके, उसको सेल्फ रिलायंट बनाना है। फिर ब्रैकेट में एक डेटा लिखा हुआ है, करेंटली इंपोर्ट 98% पाम ऑयल रिक्वायरमेंट। इंडिया आज की डेट में अपनी 98% पाम ऑयल की रिक्वायरमेंट को इंपोर्ट कर रही है। फिर इसी स्कीम के अंदर हम लोग स्पेशल फोकस दे रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को। तो अगर आपसे स्कीम में प्री में डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि स्पेशल फोकस एरिया इसमें है या नहीं है, या कौन से हैं। फिर इसके टेन्योर की बात करते हैं तो 2025 से 2026 तक का इसका टेन्योर है। फिर कुछ स्कीम्स हैं जो इन्होंने अपने अंदर सबस्यूम कर ली हैं, वो भी पता होनी चाहिए। वो है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल पाम प्रोग्राम, ये इसने सबस्यूम करके ये नई स्कीम बनी है। अब इसके कंपोनेंट्स देखते हैं। पहला है DBT। इसके अंदर दो मेन कंपोनेंट्स हैं, पहला है DBT और दूसरा है ट्रेनिंग। यानी कि इसके अंदर हम फार्मर्स को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र देते हैं। जैसे आप लोगों ने MSP सुना होगा, गवर्नमेंट MSP अनाउंस करती है सब चीज़ के लिए, और शुगर केन के लिए क्या अनाउंस करती है? FRP। इसी तरीके से जो को ये पाम ऑयल मिलता है वो मिलता है फ्रेश फ्रूट बंचेस से। फ्रेश फ्रूट बंचेस ये रॉ मटेरियल होता है जिससे हमें पाम ऑयल मिलता है, पेड़ पे ऐसे वो उसका फ्रूट होता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक वायबिलिटी प्राइस प्रॉमिस किया हुआ है। जैसे MSP है, FRP है, ऐसे ही फ्रेश फ्रूट बंचेस के लिए वायबिलिटी प्राइस है। तो क्या होता है कि जो ऑयल पाम का फार्मर है, जब वो फ्रेश फ्रूट बंचेस लेके अपने ये ऑयल मिलर्स को बेचने जाता है तो वो उम्मीद करता है कि जो गवर्नमेंट ने उसे वायबिलिटी प्राइस प्रॉमिस किया हुआ है वो मिले। तो अगर वो नहीं मिलता है तो जो भी उनके बीच में गैप आता है ना, मान लो 100 रुपये अनाउंस कर रखे हैं गवर्नमेंट ने कि 100 रुपये मिलेंगे आपको, लेकिन जो ऑयल मिलर है वो 90 रुपीज़ दे रहा है,
तो ये वायबिलिटी प्राइस था, लेकिन इसके बीच में गैप आ गया 10 रुपये का, तो हम इसको बोलते हैं वायबिलिटी गैप, और उसी की फंडिंग कर देता है गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसी तरीके से वो डीबीटी कर देता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है। जो भी गैप आ रहा होगा ना, वो डायरेक्टली फार्मर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। हेंस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर वायबिलिटी गैप फंडिंग, दैट इज़ गवर्नमेंट विल गिव प्राइस एश्योरेंस। गवर्नमेंट प्राइस एश्योरेंस देता है, जिसको वायबिलिटी प्राइस बोलते हैं फॉर एफएफपीज। सेकेंड है, इसमें ट्रेनिंग और असिस्टेंस प्रोग्राम दिया जाता है, प्लांटिंग मटेरियल दिया जाता है, सीड्स दिए जाते हैं, इनपुट, न्यू क्रॉपिंग टेक्निक्स, बहुत सारी नई नई क्रॉपिंग टेक्निक्स सिखाई जाती हैं लोगों को, हाफ मून टेरेस, कल्टीवेशन, बायोफेंसिंग, ये सब। फिर इस स्कीम के अंदर एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट भी एक कंपोनेंट है कि नो डाउट आप लोग प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ऑयल पाम को ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेट करेंगे, बट उसके साथ साथ वाटर मैनेजमेंट भी एफिशिएंट होना चाहिए थ्रू माइक्रो इरिगेशन एंड वाटर कंजर्वेशन इन पाम, ऑयल पाम। ठीक है, और ऐसा क्यों है, वाई देर इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट? क्यों? क्योंकि हमें पता है ऑयल पाम एक बहुत ही ज़्यादा वाटर यूज़ करने वाली क्रॉप है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी लगता है, इसीलिए वाटर मैनेजमेंट की बात हुई है। फिर इसके कुछ टारगेट्स हैं इस स्कीम के। क्या टारगेट्स हैं? पहला है इंक्रीज़ एरिया ऑफ ऑयल पाम टू 10 लाख हेक्टेयर्स, यानी अभी हमारे जितना भी एरिया है अंडर कल्टीवेशन उसको बढ़ाना है 10 लाख हेक्टेयर्स तक। दूसरा, इंक्रीज़ इन क्रूड पाम ऑयल प्रोडक्शन, जो भी हमारा क्रूड पाम ऑयल होता है ना उसका प्रोडक्शन बढ़ाना है। ऐसे नहीं कि तुमने सिर्फ कल्टीवेशन वाला एरिया बढ़ा दिया है लेकिन उसका कुछ यूज़ नहीं हो रहा। क्रूड पाम ऑयल का प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए, और वो कैसे बढ़ेगा? जब फार्मर्स को ये वायबिलिटी प्राइस प्रोवाइड हो जाएगा। तो आई होप आपको ये स्कीम समझ आई होगी। ये 1 पेजर नोट है इस स्कीम का, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। तो व्हाट आई सजेस्ट यू गाइस कि आप या तो अगर डिजिटली पढ़ रहे हैं तो इसको उसमें डाउनलोड कर लें, वरना इसका एक प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रख लें, और इस स्कीम में आने वाले पूरे साल में जो भी एड ऑन्स होते हैं या जो भी आपको लगता है ये नई चीज़ है या फिर इससे रिलेटेड कोई डाटा मिलता है, वही इन साइड गैप्स में ऐड कर लें, तो आपकी सारी स्कीम्स एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी, और वो भी बहुत ईजीली होगा, ईजी आपको रिवाइज करना हो जाएगा। अब क्योंकि हमने पाम ऑयल के बारे में स्कीम पढ़ी है, तो हो सकता है कि पाम ऑयल से कोई क्वेश्चन आ जाए, तो अब हम पाम ऑयल को लेके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले जो पाम ऑयल होता है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ऑयल पाम ट्री। इसके ट्री को ऑयल पाम ट्री बोलते हैं, ऑयल को पाम ऑयल बोलते हैं। और ऑयल पाम ट्री में से भी किससे निकलता है ये तेल? एफएफबी से, यानी फ्रेश फ्रूट बंचेस, जो उसका फ्रूट होता है। देन इट इज़ नेटिव टू वेस्ट अफ्रीका, यानी कि जो अफ्रीका वाला रीजन है, वेस्ट अफ्रीका वाला, उसका नेटिव है ये, इंडिया का नेटिव नहीं है। साउथ ईस्ट एशिया का ये नेटिव नहीं है। साउथ ईस्ट एशिया में ये 19वीं सेंचुरी में आया था। ठीक है। इट ग्रोज इन ह्यूमिड क्लाइमेट, हाई यील्ड बिटवीन 10 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ, यानी कि जो इक्वेटर है उसके 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, इस रीजन में ये सबसे ज़्यादा अपनी हाई यील्ड रखता है। ठीक है। वाटर रिक्वायरमेंट इज़ हाई, इसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। फिर है इंडिया इज़ बिगेस्ट इम्पोर्टर ऑफ पाम ऑयल। मैंने अभी बताया ना, अपनी 98% जो रिक्वायरमेंट है ये इम्पोर्ट से पूरी करता है। तो जो इंडिया है वो बिगेस्ट इम्पोर्टर है पाम ऑयल का। इट कंस्टिट्यूट 40% ऑफ वेजिटेबल ऑयल कंजम्पशन। जितना भी हम वेजिटेबल ऑयल का कंजम्पशन करते हैं, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा है, 4th लार्जेस्ट है, उसका 40% पाम ऑयल का कंजम्पशन होता है। अब है कि इसके यूजेस क्या हैं, इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। इट इज़ यूज्ड एज कुकिंग ऑयल की तरह यूज़ होता है, हम सबको पता है। रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होता है कॉस्मेटिक्स में, प्रोसेस्ड फूड्स में, केक्स में, चॉकलेट्स में, स्प्रेड्स में, सोप्स में, शैम्पू में, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स टू बायोफ्यूल भी बनता है इसका। ठीक है। और इसको हम ना परफ्यूम्स बनाने में भी यूज़ करते हैं। ठीक है। ये देखो, यूज़ ऑफ क्रूड पाम ऑयल इन मेकिंग बायोडीजल इज़ कॉल्ड ग्रीन डीजल। जो हम
पाम ऑयल से बायोडीज़ल बनाते हैं, उसको ग्रीन डीज़ल भी बोलते हैं। तो आपको एक तो ना ये होता है कि पढ़ते टाइम ही समझ आ जाता है कि हम इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन का यूज़ कहाँ करेंगे। तो आपको समझ आ रहा है, जब भी कहीं ग्रीन फ्यूल की बात होगी, ग्रीन फ्यूल पे कोई क्वेश्चन आ सकता है, आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं इस पाम ऑयल का कि इससे भी हमें ग्रीन डीज़ल मिल सकता है। ठीक है, ये बहुत इनएक्सपेंसिव है। कैसे है? क्योंकि पर हेक्टेयर पे इसमें ज़्यादा प्रोडक्शन होती है देन अदर वेजिटेबल ऑयल्स, यानी कि अगर तुम इसे उगाओगे तो हमें ज़्यादा पाम ऑयल मिल सकता है देन एनी अदर वेजिटेबल ऑयल। फिर सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि इसके सारे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान भी होंगे, तो इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी देख लेते हैं। ये मोनोकल्चर क्रॉप है, एक बार में एक ही उगेगी। दूसरा, इसका लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है, टाइम लगता है इसको हमें इसका फ्रूट लेने में, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होता है, यानी इसको एक लार्ज एरिया में उगाने के लिए हमें बहुत सारे फॉरेस्ट काटने पड़ेंगे तब जाके ये उगता है, इसीलिए ये अनसस्टेनेबल है। ये इन्वेजिव है। कैसे है इन्वेजिव? अभी हमने देखा कि ये नेटिव है टू वेस्ट अफ्रीका, नॉट साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया, इसलिए ये इन्वेजिव है। तो हमारी एनवायरनमेंट को ये कैसे अफेक्ट करेगा अभी वो हमें पता ही नहीं है। इसके बहुत सारे हेल्थ कंसर्न्स भी हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स लगते हैं जिसकी वजह से ये हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ये यूपीएससी के सीएससी में 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्या क्वेश्चन है? विद रेफरेंस टू पाम ऑयल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पाम ऑयल ट्री इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया। क्या ये नेटिव है साउथ ईस्ट एशिया से? अभी हमने पढ़ा ये नेटिव है वेस्ट अफ्रीका के, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, ये स्टेटमेंट। फिर द पाम ऑयल इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक एंड परफ्यूम्स, ये अभी हमने देखा, बिल्कुल सही है। द पाम ऑयल कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोडीजल्स, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो गया 2 और 3। अब आप एक कैच देखिए यहाँ पे, जो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये फिर भी इजीली सॉल्वेबल है, लेकिन इस बार जो पिछले साल जो एग्ज़ाम आया है ये 2023 का, उसमें ऐसे ऑप्शंस नहीं थे, उसमें ओनली 1 स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, ओनली 2 स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, इस तरीके से थे। तो अब आपको ये तीनों स्टेटमेंट 100% एक्यूरेसी से पता होने चाहिए, तब आप आंसर बता पाओगे। इसीलिए ज़रूरी है वो सारे की पॉइंट्स पढ़ना, और वो आपको मेंस में भी हेल्प करेंगे। कैसे, वो हम अभी देखते हैं। तो उस स्कीम से हमें पाम ऑयल के बारे में पता चला, क्योंकि ऑब्वियसली उसी के बारे में है वो स्कीम, तो हमारा प्री का क्वेश्चन भी निकल गया। अब हम देखते हैं कि वो स्कीम कैसे हमें मेंस में हेल्प करेगी। कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं स्कीम से ही, और कभी कभी होता है कि हमें खुद मेंशन करनी होती है वो स्कीम। तो ये क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछा गया। रिसेंटली अनाउंस्ड नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम will help India become self-reliant in edible oil and reduce dependence of imports. Critically discuss. क्या कहता है क्वेश्चन ये कहता है कि जो ये स्कीम है ये इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने में हेल्प करेगी। हम कीवर्ड्स अंडरलाइन कर लेते हैं। सेल्फ रिलायंट बनाने में हेल्प करेगी। दूसरा, रिड्यूस करेगी डिपेंडेंस ऑफ इम्पोर्ट्स। ठीक है, और इसको हमें करना है क्रिटिकली डिस्कस। अब क्रिटिकली डिस्कस का मतलब क्या होता है? इसमें हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें के बारे में लिखना होता है, दोनों चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं। तो अभी जो हमने स्कीम देखी पीछे, उससे हमें पता चल रहा है कि इसमें क्या क्या पॉजिटिव है। तो ये आप लोग लिख सकते हो कि इम्पोर्ट्स कम हो जाएंगे। दूसरा, हमारा जो, अब देखो क्या होता है, जो पॉजिटिव लिखेंगे तो उसमें क्या होगा, हमारे इम्पोर्ट्स कम हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो भी कम हो जाएगा, हमारा फिस्कल डेफिसिट भी कम हो जाएगा। दूसरा, ये करने से हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, और जो गवर्नमेंट की एक मेन स्कीम है फार्मर की इनकम को डबल करना, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक एफआरपी का एफआरपी नहीं, वायबिलिटी प्राइस का कंपोनेंट है कि उनको वायबिलिटी प्राइस का प्रॉमिस दिया जा रहा है। तो उससे क्या होगा, फार्मर की इनकम भी डबल होगी। ठीक है, तो पॉजिटिव आप ये लिख सकते हैं। अब आई बात की नेगेटिव क्या लिख सकते हैं। इसमें नेगेटिव वो लिख सकते हैं जो हमने अभी पीछे ये पाम ऑयल के
क्रिटिसिज्म देखे थे। अब जो पाम ऑयल के क्रिटिसिज्म है वही इस स्कीम के क्रिटिसिज्म होंगे, क्योंकि स्कीम का मेन काम है इसके प्रोडक्शन को, कल्टीवेशन को बढ़ाना, कल्टीवेशन एरिया को बढ़ाना। तो जो पाम ऑयल से हमें नुकसान होगा वही नुकसान उससे होगा। ये इन्वेजिव है, तो अगर इसे हम लार्ज एरियाज़ में कल्टीवेट करेंगे तो इन्वेजिव हो गई वो चीज़, अफेक्ट करेगी, हेल्थ कंसर्न बढ़ेगा, जेस्टेशन पीरियड बढ़ेगा, ये ट्राइबल लाइफ अफेक्ट कर सकता है। ये बहुत ज़्यादा हमने अभी देखा कि वाटर अबेंडेंट क्रॉप है, तो इसमें बहुत ज़्यादा वाटर लगेगा। तो यही सारे आप इसके नेगेटिव में लिख सकते हैं। तो ऐसे हम इस स्कीम का एक आंसर बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अपनी अगली स्कीम पे चलते हैं। जो स्कीम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये आई 2015 में। ये किस बारे में है और क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले इसका टाइप देखेंगे। इसका टाइप है कि ये कोर स्कीम है और वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उसमें भी कोर स्कीम। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इन्हेंस इरिगेशन कवरेज। नाम से ही पता चल रहा है कृषि सिंचाई योजना है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर होगी और ये एनहेंस करने के लिए होगी इरिगेशन कवरेज को, यानी कि जिन खेतों में अभी पानी नहीं जा पाता है उन तक भी हम पानी पहुंचाएं। एंड रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर, और पानी का वेस्टेज भी कम करें। इसके कुछ डेडिकेटेड फंड्स हैं। पहला है लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड और माइक्रो इरिगेशन फंड विद नाबार्ड। माइक्रो इरिगेशन क्या होता है? आपने देखा होगा या सुना होगा कि बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो प्लांट तक डायरेक्ट पानी पहुंचा देती हैं। मतलब फ्लड इरिगेशन ना करके हम माइक्रो इरिगेशन करते हैं, जैसे कि ड्रिप टेक्निक होती है, एक शावर टेक्निक होती है, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, उनको बोलते हैं माइक्रो इरिगेशन टेक्निक। अच्छा, अब मॉनिटरिंग, इसको कौन सी मिनिस्ट्री मॉनिटर करती है? ये स्कीम आती है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर है, बट इसको मॉनिटर करती है जल शक्ति मिनिस्ट्री। ठीक है, ऐसी चीज़ें पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब इस स्कीम के अंदर 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी एक ड्रॉप से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप निकाल सकें। ठीक है, ये स्कीम एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर आती है। ये पूरी स्कीम एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर आती है, लेकिन इसके अंदर जो 4 कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। ठीक है, तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप यह है इम्प्रूव करने के लिए वाटर यूसेज एफिशिएंसी थ्रू प्रिसीजन वाटर एप्लीकेशन, यानी कि हम प्रिसाइजली वाटर प्रोवाइड करें क्रॉप्स को, ताकि हमारा जो वेस्टेज है, वाटर वेस्टेज, वो कम हो जाए, जो कि इसका ऑब्जेक्टिव भी है। विद डिवाइसेस लाइक ड्रिप्स, अभी मैंने बताया, स्प्रिंकलर्स, पिवट्स, रेन गन्स, इनकी हेल्प से हम सीधा प्लांट तक ही पानी पहुंचा सकते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप। दूसरा है एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, यानी कि जो भी हमारे इरिगेशन बेनिफिट के प्रोग्राम हैं उनको हम एक्सेलरेट करें, उनको फास्ट फॉरवर्ड करें। ये चीज़ देख रही है जल शक्ति मिनिस्ट्री, और इसका मेन वही है काम जो मैंने अभी बताया, टू फिनिश ऑनगोइंग नेशनल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स एट अ फास्टर पेस। हम फटाफट वो काम ख़त्म करें। थर्ड है कंपोनेंट हर खेत को पानी, यानी कि हर खेत को पानी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी खेत को पानी ना मिले, और ये कैसे मिलेगा? विद इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको देख रही है जल शक्ति मिनिस्ट्री, तो जल शक्ति मिनिस्ट्री 2 चीज़ें देख रही है, ये भी और ये भी। इसका क्या काम है? प्रोवाइड करना, प्रोवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट वाटर टू ईच एंड एवरी फार्म बाय सेटिंग अप कैनाल नेटवर्क। अगर कैनाल नेटवर्क ही नहीं होंगे तो पानी कैसे पहुँचेगा हर खेत तक? तो ये कैनाल नेटवर्क सेटअप करेगी, उसकी जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी है उसको स्ट्रेंथन करेगी, जितने भी ट्रेडिशनल वाटर रिसोर्सेज हैं उनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर्स बनाएगी, ताकि अगर कई बार किसी और वजह से पानी नहीं जा पा रहा है तो जो ये स्ट्रक्चर्स हैं इनमें हम पानी सेव कर सकें, कंजर्व कर सकें और फिर खेतों तक पहुंचा सकें। थर्ड कंपोनेंट है इसका इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। ये देख रही है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, और इसका मेन काम है इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ रन ऑफ वाटर एंड इम्प्रूव सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन एक्टिविटीज़। ठीक है, यानी कि जो जैसे क्या होता है कि हम खेतों में पानी करते हैं तो उसकी वजह से रन ऑफ होता है ना पानी, तो वो सॉइल इरोजन करता है कई बार। तो वो सॉइल इरोजन को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? वो पानी के रन ऑफ होने की वजह से सॉइल के न्यूट्रिएंट्स ना चले जाएं, वो सब चीज़ें मेंटेन करने का काम इसका है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पूरी स्कीम
कृषि सिंचाई योजना। अब क्या करना है आपको, जैसे ही कोई आपसे बोलेगी कृषि सिंचाई योजना क्या है, आपके दिमाग में 4 कंपोनेंट्स आने चाहिए कि उसके अंदर 4 कंपोनेंट हैं, ये और उनको ये मिनिस्ट्री देखती है। यहीं से प्री के क्वेश्चन बनेंगे और यहीं से मेंस के क्वेश्चन बनेंगे। स्कीम्स कभी भी एक साथ बैठ के आपने पूरा एक बंडल खरीद लिया सारी स्कीम्स का, वो याद नहीं होती हैं, वो अलग अलग लिंकेजेस क्रिएट करके ही याद होती हैं। तो अगर ये स्कीम कोई बोलता है, ये 4 कंपोनेंट्स अपने आप दिमाग में आने चाहिए। ऐसी जो हमने पीछे स्कीम पढ़ी है ऑयल पाम की, अगर वो कोई बोलता है तो जो उसके 2 कंपोनेंट्स हैं कौन कौन से, एक तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मिलता है वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए, और एक उसमें टीचिंग वाला कंपोनेंट है, यानी कि ट्रेनिंग दी जा रही है, ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये 2 कंपोनेंट उसके अपने आप दिमाग में आ जाने चाहिए, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन है, ये देखते हैं। माइक्रो इरिगेशन हैज़ ट्रेमेंडस पोटेंशियल इन transforming farming into a profitable and sustainable venture. Discuss the given statement in context of प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट हमसे स्कीम के बारे में पूछ लिया है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इस स्कीम का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। हमें हमेशा जो क्वेश्चन है उसकी डिमांड को मीट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो माइक्रो इरिगेशन है उसके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो इंडिया का जो फार्मिंग सेक्टर है उसको ट्रांसफॉर्म कर दे, प्रॉफिटेबल बिजनेस बना दे और सस्टेनेबल वेंचर बना दे। सस्टेनेबल कैसे, अभी हम बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से अनसस्टेनेबल है वो, हमारा ग्राउंड वाटर भी डिप्लीट हो रहा है, बहुत सारा फर्टिलाइज़र्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, फिर वो ग्राउंड वाटर में जाता है तो पानी भी ख़राब हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले एड्रेस करेंगे कि कैसे माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स ये काम कर सकती है, कैसे उसमें पोटेंशियल है। पहले पार्ट में, बॉडी के फर्स्ट पार्ट में आप लोग ये लिखेंगे। इसके इंट्रोडक्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी डेटा डाल सकते हैं कि हमारा ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, या फिर कोई भी बॉडी को आप कोट कर सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं जो भी आपके पास डेटा है। आप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब लॉन्च हुई वो भी लिख सकते हैं इसमें, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था वो भी लिख सकते हैं इसमें। फिर बॉडी के फर्स्ट पार्ट में आप लिखेंगे इसके स्टेटमेंट को, पहले पार्ट को एड्रेस करेंगे कि कैसे माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स में पोटेंशियल है। बॉडी का जो दूसरा पार्ट होगा उसमें आप इस स्कीम के बारे में लिखेंगे कि ये स्कीम कैसे हेल्प कर रही है माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स का यूज़ करके सस्टेनेबल बनाना एग्रीकल्चर को। तो इसके जो 4 कंपोनेंट्स हैं, इन्हीं 4 कंपोनेंट्स को आप उसमें लिख देंगे, ठीक है। ऐसे हम इन स्कीम्स को मेंस में यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप विजन की वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें जो रैंक 1 है इस बार, AIR 1, इशिता किशोर मैम, उनकी GS 3 की एक वो पड़ी है कॉपी, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और उन्होंने इसका आंसर लिखा हुआ है यही 4 सेम कंपोनेंट्स एड्रेस करके। तो आप अगर चाहें तो उनकी आंसर को देख सकते हैं कि कैसे लिखा जाएगा। एंड आई विल सजेस्ट कि आप जो है इस आंसर को एक बार लिख के देखें, उससे आपकी स्कीम्स भी तैयार हो जाएंगी और आंसर राइटिंग भी तैयार होगी, और फॉर्डर आपके पास ऑलरेडी है। ये आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसी स्कीम से रिलेटेड, कृषि सिंचाई योजना से रिलेटेड। क्या कहता है, द प्रोग्राम प्रोवाइड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू वाटर सोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड फार्म लेवल एप्लीकेशन। सेकेंड, ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज आर कवर्ड अंडर द प्रोग्राम एक्सेप्ट फॉर वाटर एफिलिएंट स्टेट्स। द स्कीम envisages decentralized state level planning and projectized execution। इसके ऑप्शंस दिए हैं जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या है कि हर चीज़, जो भी ये क्वेश्चन पूछा है उसके हर चीज़ मैंने आपको नहीं पढ़ाई है, बट स्टिल आई सजेस्ट कि आप लोग ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, क्योंकि कभी भी हम कितना भी पढ़ लें क्वेश्चन पेपर में सारा पढ़ा हुआ नहीं आता है। और जो भी आपको MCQ में लगता है कि नई इन्फॉर्मेशन है, आप जो भी ये प्रिंट आउट निकलवाएंगे इस स्कीम का उसके यहाँ पे मेंशन कर लें, उससे आपका एक होलसम नोट तैयार होगा, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आएंगे। और इसका आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि क्या इसका आंसर है, और हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। ऑल्सो
इसमें लिखा हुआ है ओनली 1 स्टेटमेंट और ओनली 2 स्टेटमेंट और ऑल 3 स्टेटमेंट्स, लेकिन आप लोग मेंशन करेंगे जो भी आपका आंसर होगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है कि 3 स्टेटमेंट सही है तो ओनली 1 लगा दिया, बट रियल में हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो लक नहीं चलेगा यहाँ पे, क्योंकि इन द रियल एग्ज़ाम नो डाउट लक चलता है, बट हम अपनी मेहनत पे भी ज़्यादा भरोसा रखेंगे। तो आप मेंशन करिएगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है आपके हिसाब से, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। अब जो भी लोग एंड तक आए हैं वीडियो के, तो आई रियली थिंक कि आप लोग अपने करियर को लेके बहुत सीरियस हैं और आप नहीं चाहते कि कोई भी चीज़ आप छोड़ें जिसकी वजह से आपका एग्ज़ाम अफेक्ट हो। तो आप लोगों के लिए एंड में एक रिवॉर्ड है। हम क्या करेंगे कि जो भी ये स्कीम्स पढ़ते पढ़ते इन स्कीम से रिलेटेड या इस पर्टिकुलर पोर्शन से रिलेटेड कोई टर्म्स है इकोनॉमिक्स की, क्योंकि इकोनॉमिक्स में टर्म बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, सिर्फ सीएसई में ही नहीं, यूपीएससी के हर एग्ज़ाम में आते हैं, इवन वन डे एग्ज़ाम्स में भी आते हैं। तो ये आपको पता होने चाहिए। ऑल्सो अगर आप ये जो पर्टिकुलर टर्म्स हैं मेंशन करेंगे अपने मेंस के आंसर में, तो आपको ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे। तो हम एक एक दो दो या जो भी मुझे ठीक लगेगा कि ये वाली टर्म पता होनी चाहिए, वो हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई पर्टिकुलर टर्म या टॉपिक समझना है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। पहला है मल्चिंग। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कवरिंग बेयर सॉइल। क्या होता है, हमने खेत में पानी करा, ठीक है, ये हमारा खेत है, हमने इसमें फ्लड इरिगेशन करके पानी कर दिया। अब धूप पड़ रही है तो ये वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। इसको इवेपोरेशन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जो बेयर सॉइल है इसको कवर कर देते हैं बहुत सारी चीज़ों से, स्ट्रॉज से, या जो भी हमारा बहुत सारे पौधे होते हैं उनसे, ठीक है, उनसे कवर कर देते हैं ताकि इवेपोरेशन रेट कम हो जाए। वो होता है मल्चिंग। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है प्री में, व्हाट इज़ मल्चिंग एंड व्हाट इज़ इट, कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, या फिर आप इसको कई बार मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है फर्टिगेशन। ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये फर्टिलाइज़र प्लस इरिगेशन है। तो इसमें क्या करते हैं, मिक्स करते हैं वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र्स को माइक्रो इरिगेशन में। इससे क्या फ़ायदा होगा, जो माइक्रो इरिगेशन की टेक्निक है, ड्रिप इरिगेशन कर रहे हैं हम, उसमें हमने फर्टिलाइज़र ऐड कर दिया, तो क्या होगा, ये पानी प्लांट की जड़ में जाके गिर रहा है, तो फर्टिलाइज़र भी प्लांट की जड़ में ही गिरेगा उसके साथ साथ। इससे क्या होगा, हमारा फर्टिलाइज़र का यूज़ भी कम होगा। तो जो अभी हमने स्कीम देखी थी पीछे, कृषि सिंचाई योजना, उसमें हम एक तरीके से माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स को प्रमोट कर रहे थे, ठीक है। तो आप उसमें भी लिख सकते हैं कि उस स्कीम के क्या फ़ायदे हैं, कि वो ऐसे और भी प्रोसेस को प्रमोट करेगी जिससे हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्टिगेशन, ये पॉइंट आप उस आंसर में लिख सकते हैं, और वो ईशिता किशोर मैम ने लिखा भी हुआ है। थर्ड है बायोफेंसिंग। बायोफेंसिंग क्या होता है कि आप लोगों ने प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनिमल्स एंड विंड्स, यानी कि पेड़ की ही लाइन बना दी, बॉर्डर बना दिया एक पेड़ों से ही। यहाँ पे आपका खेत था, तो अब क्या होगा, यहाँ से जो हवा आएंगी ये पेड़ उनसे बचाएंगे, यहाँ पे जो वाइल्ड एनिमल है, कैटल है, उनसे बचाएंगे, और हमारे जो ये खेत है ये अच्छे से प्रोडक्शन कर पाएगा, ये अच्छे से यहाँ पे कल्टीवेशन हो पाएगी। तो इस पर्टिकुलर टर्म को आप, हो सकता है ये प्री में डायरेक्टली पूछा जाए, और नहीं पूछा जाए तो आप इसको मेंस में यूज़ कर सकते हैं बहुत सारी जगहों पे। जैसे कि एक मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट करके जब भी इस चीज़ पे क्वेश्चन आता है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, और आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को हम कैसे कम करें। सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सारे सुओ मोटो डिसीजन लेती है इसके लिए, गवर्नमेंट भी बहुत सारे प्रोएक्टिव स्टेप्स लेती है इसके लिए, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं बायोफेंसिंग को, कि जो लोकल्स हैं वो बायोफेंसिंग यूज़ कर सकते हैं टू अवॉइड मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो ये थी क्लास। हम आगे इसकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की बची हुई स्कीम्स पढ़ेंगे और टर्म्स देखेंगे। तो इतना ही था आज के लिए। थैंक यू।
और मिलते हैं अगली वीडियो में।